संख्या 385, 385। सबसे पहले तो आप लोग आश्वस्त हो जाइए कि अब मैं बहुत जल्दी जो पीछे से 12-13 लेसन चल रहे हैं उसको कंप्लीट करूंगा, फिर नए विषयों को लेकर के चलेंगे। तो आप लोग लगातार पाठ को देख रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। और जो बीच में एक आध पाठ सुनने के लिए आते हैं उनको कहेंगे कि समय बर्बाद न करें। क्यों? क्योंकि जब तक आप लगातार नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पाठ में कोई मसाला आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि लगातार पाठ को पढ़िए और शांतिपूर्वक पढ़िए, ध्यान से सुनिए, तो आपको लाभ मिलेगा। चलिए, अब चंद्रमा को पिछले 2 पाठों में हम लोगों ने लग्न से लेकर के अष्टम स्थान तक स्थित होने का फल समझा। अब यहां चंद्रमा को 9वें स्थान में स्थित हो, तो ये चंद्रमा के लिए आखिरी पाठ है। तो फिर से बता देते हैं कि चंद्रमा चतुर्थ का स्वामी होता है काल पुरुष में, चंद्रमा चतुर्थ का कारक होता है काल पुरुष में, और वर्तमान पत्रिका में वो 9वें स्थान का स्वामी है। और भाग्येश भाग्य स्थान में हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अब ये कौन से राशि का है? अपने राशि का है। राशि कैसी है? सौम्य राशि। तो लग्न में भी सौम्य राशि, पंचम में भी सौम्य राशि और नवम में भी सौम्य राशि। तो जातक के अंदर सौम्यता बनी रहेगी और अनुशासन के साथ धार्मिक आचरण रखते हुए, बड़ों का सम्मान करते हुए, सतोगुनी लोगों का आदर करते हुए आगे अपना जीवन जिए। क्योंकि भाग्येश भाग्य स्थान में ही है, और वो कौन है? वो चंद्रमा है। तो जातक का मन ही ऐसा होगा कि वो ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास रखेंगे, गुरुजनों में भक्ति का विश्वास रखेंगे और लोगों का मान सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे जातक यदि भाग्यवान हो जाए तो होना ही चाहिए। भाग्य स्थान में हो तो जातक भाग्यवान होगा। अब यहां स्थित चंद्रमा की दृष्टि तीसरे स्थान के ऊपर है, तो ऐसे जातक खेल कूद में या कला के क्षेत्र में निपुण हो और अपने जीवन में नौकर चाकर आदि का पर्याप्त सुख प्राप्त करें, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन पुनः दोहरा देते हैं कि एक ग्रहों के आधार पर हमको प्रेडिक्शन नहीं देना है। तब चंद्रमा को यहां आप लोगों ने समझ लिया। तो यहां चंद्रमा चूंकि नवमेश होकर के नवम में है, उसके बाद भी आप हमेशा से देखेंगे कि वो षड्बल में कमजोर दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि चंद्रमा अगर ये पक्ष अप्रकाशित भाव है, इधर स्थित होता तो अच्छा, चंद्रमा चतुर्थ में होता तो दिग्बली, रात्रि का जन्म होता तो अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे चंद्रमा इस अप्रकाशित भाव में होने पर अधिक बलवान होता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ बलवान हो जाने मात्र से रिजल्ट प्रभावित नहीं होता। बलवान होने के साथ साथ शुभ प्रभाव में होना जरूरी है। और बलवान चंद्रमा भी पीड़ित है तो हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, और सामान्य चंद्रमा है और वो पीड़ित नहीं है तो हमारे लिए रिजल्ट अच्छा होगा। इसके विषय में कई बार बताए हैं और आगे भी आप लोगों को बताते रहे। अब चंद्रमा यदि दशम स्थान में स्थित हो तो यहाँ तो ये दिग्बल शून्य हो जाता है। इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि क्रम से पढ़िए। अब दिग्बल जिसने नहीं पढ़ा उसको यहाँ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ दिग्बल शून्य होने के कारण चंद्रमा षड्बल में कमजोर दिखेगा। उसके बावजूद नवमेश दशम में गया है तो ये जातक ईमानदारी पूर्वक अपने कर्म को करेगा, कर्म विमुख नहीं होगा। चाहे वो नौकरी चाकरी का कार्य कर रहा हो या सेवा का कार्य कर रहा हो, किसी की सहायता कर रहा हो, वो जिस भी प्रकार का कर्म करेगा उस कर्म के प्रति
वो बहुत आसक्त रहेगा और अनुशासन के साथ करेगा। अब ये चंद्रमा की दृष्टि ये चतुर्थ स्थान के ऊपर है। ये चतुर्थ स्थान किसका है? इसके स्वयं का है। आप कहेंगे यहाँ कुंभ राशि लिखा है, आप कह रहे हैं स्वयं का है, तो आप समझिए काल पुरुष के अनुसार ये स्वयं का घर है। इसीलिए ये जब चतुर्थ को देखेगा तो अपने घर में चाहेगा हर एक प्रकार के सुख सुविधा की सामग्री उपलब्ध हो। अपनी दशाओं में चाहेगा कि मकान वाहन आदि का सुख प्राप्त हो। तो इफेक्ट काल पुरुष में स्वामित्व और कारक का भी होता है। यहां भाग्येश है इसीलिए दृष्टि अच्छी होगी ऐसा मैंने नहीं कहा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि किसी भावेश की दृष्टि मत समझिएगा, नहीं तब तो गुरु को अष्टमेश मान करके उसके दृष्टि को आप खराब कहने लगेंगे। ऐसा नहीं करना है, हमेशा ग्रह की दृष्टि समझनी है और इसके विषय में हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा यदि एकादश स्थान में स्थित हो तो क्या करो। एकादश स्थान सभी ग्रहों के लिए प्रशस्त बताया गया, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, चंद्रमा हो, कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो। कहा गया है कि एकादश में जो भी ग्रह आता उसके कारकत्वों की वृद्धि हो जाती। तो एकादश में चंद्रमा है तो माता के प्रति लगाव ज्यादा हो जाएगा, मानसिक रूप से बलवान अच्छा रहेगा, ब्लड से संबंधित परेशानी नहीं होगी, पर्याप्त पैसे होंगे वो नित्य खर्च करने के लिए। अब यहां से इसकी दृष्टि देख लीजिए, बहुत विवेकी भी होगा, क्योंकि ये पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि है। संतान के प्रति हमेशा सजग होगा, अपने मान सम्मान के प्रति हमेशा सजग रहेगा, क्योंकि चंद्रमा एकादश में है। अब ये कालपुरुष के अनुसार से चतुर्थेश एकादश में है। शनि एकादश में हो अथवा ना हो, लेकिन यदि चंद्रमा एकादश में है तो एक से अधिक घर या वाहन का सुख जातक के जीवन में हो सकता है। लेकिन ऐसे स्थिति में यदि शनि भी एकादश में हो तो शनि चंद्रमा, तो वर्तमान समय में क्या बता दिया जाएगा आपको कि विष दोष लग गया। अब अलग से आप परेशान हो जाइए, उपाय कराइए, शनि मंदिर जाइए, तेल घी चढ़ाइए, जो भी करते हैं लोग। अब यहां देखिए चतुर्थेश और भाग्येश का संबंध हो जाएगा यदि शनि एकादश में होगा, और शनि वृद्धि स्थान का स्वामी काल पुरुष में है और वो वृद्धि स्थान में ही रहेगा। तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत सुखी होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि जमींदार होंगे, ये पुराने जमाने में संभव था कहना, आज हम कहेंगे बहुत प्रॉपर्टी होगा। लेकिन विष दोष बोल करके हम ऐसी बात नहीं करें। आप समझ गए, बहुत विवेकी भी होगा। क्यों? पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि है, हायर एजुकेशन के लिए उत्सुक रहेगा, अपने संतान के प्रति चिंता करेगा। और पंचम स्थान के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है तो ऐसे जातक, चूंकि यहाँ चंद्रमा काल पुरुष में चतुर्थ और वर्तमान पत्रिका में नवम का स्वामित्व रखता है, तो निश्चल प्रेमी हो सकता है। वो अपने प्रेम में किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो इस तरह से हम लोगों को एकादश स्थान में स्थित चंद्रमा का फल समझना है। अब चंद्रमा यदि द्वादश स्थान में हो, तब चंद्रमा द्वादश में है। ये नवमेश के लिए बुरा नहीं है, लेकिन ये लग्नेश के लिए बुरा है, अर्थात इस जातक के लिए अच्छा नहीं है। फिर सोचेंगे कि नवमेश के लिए क्यों नहीं बुरा कह रहे हैं। तो ये नवम स्थान से चतुर्थ में गया और लग्न से 12 में गया, तो लग्न किसका? मेरा। अगर मेरी पत्रिका हो
तो लग्न से तन का विचार करते हैं। तो इसीलिए जिसकी पत्रिका होती है उसके लग्न से किसी भी ग्रह का 12वां जाना है तो वो उस ग्रह से संबंधित परेशानी होगी। लेकिन यदि भाग्य के लिए कहेंगे तो हमारे पिता सुखी होंगे, हमारे पिता अच्छे पद पे रहे होंगे, हमको पैतृक संपत्ति होगी, ऐसा कह सकते हैं। भावार्थ रत्नाकर में जाकर के देखेंगे तो यह भी लिखा गया है कि किसी भी भाव के कारक यदि लग्न से 12वें स्थित हो तो उस भाव का शुभ फल करता है। अब इस भाव के कारक चंद्रमा है, ये लग्न है, ये इससे 12वां गया हुआ है, तो अब इसके लिए भी अच्छा फल करेगा। अब काउंटिंग कर लीजिएगा तो यहां से ये 9वां है। तो कई तरीके से विषयों को समझते हैं, इसीलिए हमने जो इसको लंबा किया ना, इसके कारण ही यही है कि इसी विषय को समझाते हुए आपका फल कथन कहने का सभी तरीका आपको प्राप्त हो जाए। तो आपने समझ लिया कि कारक यदि द्वादश में बैठा, भावार्थ रत्नाकर 8वां अध्याय श्लोक संख्या 6 आप जाकर के देख लेंगे। हम हमेशा आप लोगों को पुस्तक का वर्णन करते हैं, तो क्यों अच्छा होगा, लेकिन ये लग्न के लिए अच्छा नहीं होगा। ये जातक व्यर्थ की चिंता करेगा, इसके जीवन में खर्च की अधिकता होगी, संभव हो स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी। लेकिन पिता के लिए अच्छा और इस जातक के सुख के लिए भी अच्छा। तो हम किस संदर्भ में पत्रिका को देखना चाहते हैं, इस बात को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यदि द्वादश में बैठा चंद्रमा, एक तो पहले से ही मन हमारा दुखी है, यहां हम दुखी कहेंगे, यहां हमने भयभीत कहा था, और वो छठे स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहा है। द्वादश में बैठा और छठे को दृष्टि दे रहा है, अर्थात जब इसकी दशा आएगी इस दोनों का फल करेगा, और इस दोनों का फल किसी को नहीं चाहिए। तो इसीलिए बैठा द्वादश में तो क्या सभी फलों की हानि हो गई, ऐसा मान करके नहीं चलते। 8वें बैठा तो क्या पत्रिका में वो काम ही नहीं करेगा, कई लोग ऐसा कमेंट में पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं समझते, हम लोगों को सभी विषयों को तारतम्य से समझते हुए ही आगे बढ़ना है। अब वृश्चिक लग्न में चंद्रमा लग्न में ही नीच का हो जाता है, ऐसा बोल करके दूसरों को नहीं डराना। अपने ही स्थान में चंद्रमा बैठ करके राहु के साथ ग्रहण दोष बना लेगा, इस तरह के संवाद नहीं बताने चाहिए। तो आप लोग ये समझिएगा कि ज्योतिष का संरक्षण और संवर्धन कैसे हो, हमारा प्रयास उसके लिए। जो हमारे नित्य पाठक हैं वो तो जानते ही हैं कि क्रम से पाठ को पढ़ना है, और जो बीच में आकर के पढ़ने लगते हैं, अगर उनको भी आनंद मिले तो वो भी क्रम से पाठ शुरू कर लीजिए। अगर क्रम से नहीं पढ़ेंगे तो लाभ नहीं होगा। और अभी तक हम प्रयास करते हैं कि आपके सभी कमेंट का जवाब दें। मेल पे भी यदि प्रश्न आता है तो उसके भी जवाब देते हैं। कोई परेशानी हो, कंसल्टेशन की आवश्यकता हो, या आप हमारे किसी कोर्स में आना ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप देखते होंगे कि नंबर आपका चलता रहता है, उस पर आप संपर्क करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।